टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम सीखते रहना भी है। साइंस का पर्पस एक ही है कि ह्यूमन लाइफ को और इम्प्रूव किया जाए, कि आपकी लाइफ जो स्मूथ चल रही है वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी साइंटिस्ट का हाथ है। ओके, आई वॉज टॉपर इन मैथमेटिक्स। इंडिया में सर पीएचडी का इम्पोर्टेंस और स्कोप कितना है? इंडिया में क्वांटिटी तो बहुत है बट क्वालिटी थोड़ी कम है। पीएचडी एक ट्रेनिंग है और पीएचडी कोई एंड नहीं है, पीएचडी तो शुरुआत है। इंडियंस के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा कम है। वी आर कंज्यूमर, हम टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों, जब तक नहीं पूछेगा बच्चा। और हमारे कंट्री में स्कूल लेवल पे क्यों को दबाया जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। और अमेरिका क्या करता है, अमेरिका हर कंट्री का जो साइंटिफिक क्रीम है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस अगर ये कंट्री में ये डेवलप नहीं होगा तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं होगी। R&D तो समझ लो आज के टाइम पे हर कंट्री का बेस है। कोई भी चीज़ है, हाँ ये मान लो। तो जब हम मानना जानते हैं ना तो हम जानना नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड, जहां हम लेकर के आते हैं एक ऐसे एजुकेटर की जर्नी जिसमें हम लोग जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। और सर से हम लोग जानेंगे कि आज का एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनका विजन, इनका एक्सपीरियंस, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। सर के जो रिसर्च हैं वो रिसर्च पेपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ में कुछ करने को मिलेगा। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आपकी जर्नी से, कि आपकी जर्नी ये कैसे रही। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरे जो फादर थे वो एक टेलर थे और बाद में वो एक शॉपकीपर थे। और मेरे फादर भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, शायद उन्होंने स्कूलिंग भी पूरा नहीं किया है अपना। जी। और गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। 12th तक पूरा मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ दिल्ली के अंदर। और वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे कुछ ही बच्चे थे जो ऐसा परफॉर्म कर पाते थे। तो मेरे फैमिली वाले काफ़ी एक्साइटेड थे जी कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। तो फिर मैंने साइंस लिया। 11th में साइंस लिया। साइंस में भी मैंने फिर अच्छा ही परफॉर्म किया। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जी। फिर मैंने हंसराज कॉलेज में अपनी केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करी। हंसराज कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने जो CIE है GU का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ से मैंने B.Ed किया। ओह ग्रेट। जो 1 साल का ये B.Ed था, ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि ग्रेजुएशन में मैं थोड़ा शाई नेचर का था, तो मेरा इंटरेक्शन बाकी जो मेरे फ्रेंड्स होते थे उनसे काफ़ी कम रहता था। जी। बट जो B.Ed का कोर्स था, 1 साल का कोर्स हुआ करता था उस टाइम पे B.Ed का। जी। वो 1 साल का जो कोर्स था वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस, स्किट्स, डिबेट्स और इतने सारी एक्टिविटीज़ होती थी कि जो किसी की अगर झिझक है किसी के अंदर बोलने की, तो वो झिझक वो इंस्टीट्यूट निकाल देता है। तो ये जो एक B.Ed जो मैंने किया था 1 साल, ऑल्दो वो प्रोफेशनली मुझे काम नहीं आया। B.Ed का जो कोर्स था 1 साल, वो प्रोफेशनली मेरे अगर एकेडमिक करियर को देखो तो वहाँ पे उसका कोई वो वैसे है नहीं कंट्रीब्यूशन। बट मैं मानता हूँ मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट। बट CIE के बारे में बहुत नाम सुना है मैंने। हाँ, वो है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और क्योंकि वहाँ पर जो एक तो उनका जो क्लासेस मैनेज करने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग अलग ग्रुप बनते हैं। जी। तो एक स्टूडेंट सभी से ही कनेक्ट हो जाता है। ग्रेट। तो एक वो था, एक तो कनेक्शन जो मैंने वहाँ पे बिल्डअप किया, जो मेरे वहाँ पे जो बात करने की झिझक थी एक दूसरे से, वो मेरी वहाँ पे रिमूव हुई। जी। जी। 1 साल का B.Ed करने के बाद फिर मैंने MSc किया। मेरा उस टाइम पे ये था प्लानिंग कि मैं मास्टर्स करके PGT बनूंगा, टीचिंग के लिए अप्लाई करूंगा DSSB के थ्रू, एंड आई विल बी अ टीचर। मैंने नहीं सोचा था कि मैं रिसर्च करूंगा या PhD करूंगा। उस टाइम पे मेरा टारगेट बस यही था कि मैं CIE से B.Ed किया है, B.Ed के बाद MSc करूंगा, MSc के बाद PGT। मतलब अगर आप प्रोफेसर नहीं होते तो टीचर होते? हाँ, टीचर होता। और उस समय मैंने फिर MSc के बाद एक एग्ज़ाम भी दिया था DSSB का। ओके।
एमएससी करने से पहले दिया था, बट वो कुछ मैंने शायद मैथ के लिए अप्लाई कर दिया था और उसमें कंपल्शन था कि मैथ 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, मैंने 2 ही साल पढ़ी थी, तो उसका रिजल्ट नहीं आया मेरा। तो Okay. फिर मैं मानता हूँ वो अच्छा ही हुआ, अदरवाइज मैं उसमें टीचर लग जाता। तो उस टाइम पे फिर मैंने एमएससी किया और एमएससी में मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरा जो सर्कल बना वो रिसर्च ओरिएंटेड था। तो वो जो सर्कल जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका टारगेट था पीएचडी का, तो बस उनके साथ साथ वो जब डिस्कशन करते थे कि पीएचडी के बाद हम प्राइवेट कंपनी में ऐसे ऐसे जॉब्स लग जाती है, अच्छा पैकेज होता है, और हम बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, उस कॉन्फ्रेंसेस में हमें बोलने का मौका मिलता है, तो एक Great. अलग ही मैंने वो देखा इमेजिनेशन की वे टीचिंग का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं है तो एक अलग ही लेवल का एज एक्सपोजर ए है। रिसर्चर। तो एज ए रिसर्चर फिर मैंने सोचा कि मैं पीएचडी करूँगा, तो अपने ही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के पास मैंने एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म हुए मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मीनवाइल मेरा जेआरएफ और नेट निकल चुका था, ओके तो नेट एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा नेट क्लियर हुआ था। जी। इवन एक उसी के अंदर एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप होता, उसके लिए भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, मतलब आई वाज इन द टॉप 50 जेआरएफ। ओके तो फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। जो मेरा लैब था वो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रिसर्च होता था उस लैब में। मेरे जो सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर अशोक कुमार प्रसाद, लेट प्रोफेसर अशोक कुमार प्रसाद। बायो ऑर्गेनिक लैब, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब। सो केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज होती है, क्योंकि मुझे ना बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री में ब्रांचेज होती है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। हाँ ये ऑर्गेनिक तो जितने भी हमारे नेचर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी हम करते हैं, इनऑर्गेनिक में हम सॉल्ट्स, मिनरल्स, इनकी स्टडी करते हैं। जी। फिजिकल में हम जो फिजिकल रिएक्शन है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं। ओके। तो ये केमिस्ट्री की बेसिक ब्रांचेस है, हाँ लेकिन जी। ये फर्दर और भी डिवाइड होती है। बायो जी। इनऑर्गेनिक भी एक ब्रांच है, बायो ऑर्गेनिक भी ब्रांच है। जब हम केमिस्ट्री को बायोलॉजी से लिंक करते हैं तो वहाँ पे बायो वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक भी है और वो बायो ऑर्गेनिक भी है, बिकॉज इट बायोलॉजी इन्वॉल्व हो गई। फोटोसिंथेसिस ये बायो ऑर्गेनिक का टॉपिक हो गया। Okay. हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन, फॉर जो हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये एक अलग से एक वो हो गया। तो बायो ऑर्गेनिक में तो आपका मास्टर कौन से सब्जेक्ट से हुआ सर? मेरा मास्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जब मैंने पीएचडी किया तो जी। वो एक तरीके से बायो ऑर्गेनिक हो गया। ओके। जहाँ पर हमारा जो रिसर्च में बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ। हाँ, बायो ऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ही बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है। इवन ऑर्गेनिक में और स्पेसिफिक हो गया बायो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, जैसे पॉलीमर हो गया, डाइज हो गया जी, ऐसे ही बायो ऑर्गेनिक जी। अब बायो ऑर्गेनिक में हमने जो मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो था ड्रग्स का, जो बिल्कुल इनिशियल फेज होता है किसी भी ड्रग को बनाने का। जो मेडिसिन हम खाते हैं जी जी, जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो तो पूरी डिस्कवरी होने के बाद 15 साल 20 साल का टाइम लगता है एक ड्रग को मार्केट में आने में जी। जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो जो सिंथेसिस है वो कहीं लैबोरेटरी में होती है, फिर उस मॉलिक्यूल को टेस्ट किया जाता है अलग अलग बैक्टीरिया के अगेंस्ट, अलग अलग वायरस के अगेंस्ट। जब वो मेडिसिन जो वो मॉलिक्यूल है वो जब टेस्ट हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये प्रोबेबल ड्रग बन सकता है। उसके बाद कंपनीज उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स करती है। हाँ जी। और ये जो पूरा टाइम पीरियड लगता है किसी भी एक मॉलिक्यूल को ड्रग बनने में, स्टार्टिंग में हम उसको सिर्फ एक मॉलिक्यूल कहते हैं, बट उसको ड्रग बनने में 15 से 20 साल भी लग जाते हैं। और वो एक पेटेंट लेती है कंपनी, जो भी कंपनी उसको डेवलप करती है जी। बट एज ए रिसर्चर हमारा काम था नए नए मॉलिक्यूल्स ढूंढना, नए नए मॉलिक्यूल्स बनाना लैब के अंदर, जो आगे चलकर ड्रग बन सके, चाहे वो एंटी मलेरियल बने या एंटी हाइपरटेंशन बने या एंटी बैक्टीरियल कोई भी और एक्टिविटी। तो नए नए पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स को बनाना, सिंथेसाइज करना हमारा काम होता है। उसके बाद उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है। कोई अगर बहुत अच्छा बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंपाउंड आ जाती है किसी की, तो फिर वो फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाता है और वो कंपनीज उस पर काम करती है। तो आपका रिसर्च पेपर एग्जैक्टली क्या था सर? मेरे 12 रिसर्च पेपर्स हैं मेरे, और अलग अलग टॉपिक्स पे है। जैसे एक मैंने बताया जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं। जैसे हमारा
बीपी की जो दवाई लेते हैं, हाई जी। बीपी की, जी। उसमें एक दवाई है जिसका नाम है एम्लोडिपिन। बहुत कॉमन दवाई है, जिसको भी बीपी होता है उसको डॉक्टर एम्लोडिपिन 5 mg लिखता है। तो एम्लोडिपिन जो क्लास ऑफ केमिकल है, जिसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोपिरिडिन, उस पे भी मैंने काम किया हुआ है। मैंने सिंथेसाइज किया हुआ है ऐसा मॉलिक्यूल, और फिर वो जो कंपाउंड है उसकी टेस्टिंग होती है। तो इस तरीके से ये जैसे एक काम हुआ, ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट काम है। जैसे डीएनए होता है हमारा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स को मॉडिफाई भी किया जाता है। तो मैंने एक काम ये भी किया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड का मॉडिफिकेशन करके फिर फर्दर वो फिर आगे दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेशन होता है, वो उस पर फर्दर आगे काम करते हैं। हमारा काम था सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, प्योर सिंथेसिस हम करते थे। तो इस तरीके से जो मेरा पीएचडी था उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे काम किया। मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड भी बनाए, मतलब एक तरीके से डीएनए का मॉडिफिकेशन, जो नेचुरल डीएनए होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है या जो एनिमल्स में होता है, उसको मॉडिफाई करना फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मोस्टली फॉर द ड्रग, एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग बनाने के लिए डीएनए का मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा एक मैंने अभी बताया जैसे हाइपरटेंशन ड्रग है, तो उसके लिए कोई एक और नया मॉलिक्यूल ऐसा बनाना जो कि आगे चलकर क्या बन सके, हाई बीपी की दवाई बन सके। इस तरीके का हमारा रिसर्च वर्क रहता है। और जो ये अभी आपने रिसर्च पेपर या जो भी किया है, ये अभी जनरल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे अभी तो मुझे एक समझ में आया कि ड्रग्स, मेडिसिन, और ये कहाँ या कैसे हाँ। हेल्पफुल है? अगर हम जनरल लाइफ में कहें तो जो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और आप मेडिसिन हम जो है उसको कंज्यूम करते हैं। जी। हमें डॉक्टर लिख देता है कि ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है। बट वो मेडिसिन की डिस्कवरी के पीछे कितनी मेहनत होती है, कैसे वो मेडिसिन मार्केट में आई है, वो शुरुआत होती है एक लैब से। तो एक हो सकता है एक पीएचडी स्कॉलर ने या किसी साइंटिस्ट ने उस मॉलिक्यूल को पहले बनाया लैब में बनाने के बाद में फिर उसकी टेस्टिंग हुई, उसके बाद में कंपनी उस पर। तो जनरल पब्लिक के लिए तो यही कंट्रीब्यूशन है एक साइंटिस्ट का, कि आपकी लाइफ जो स्मूथ चल रही है वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइंटिस्ट का हाथ है। ग्रेट। हमारा डेली लाइफ में एज सच डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बट हम डेली लाइफ में मेडिसिन लेते हैं, हम डेली लाइफ में ट्रीटमेंट्स कराते हैं, हम डेली लाइफ में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे एमआरआई हुआ, एक्सरे हुआ, ये सब साइंटिस्टों की देन है। जी। तो कहीं ना कहीं कोई पीएचडी किया है किसी ने, कहीं ना कहीं कोई रिसर्चर है जो इन चीज़ों पे पहले काम किया, और वही आज हमारी जनरल लाइफ का पार्ट है। आज हम देखेंगे तो जो मेडिसिनल पूरी की पूरी हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सब हजारों लाखों साइंटिस्टों का योगदान है, तब जाकर आज ये सारी फैसिलिटी डेवलप हो पाई है। चाहे हम मेडिसिन की बात करें या हम मेडिसिनल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करें। सर, ये केमिस्ट्री की तरफ आप कैसे आए और कब आए? ग्रेजुएशन 12th तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे केमिस्ट्री ही पढ़नी है। अच्छा। मेरे लिए फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री सब बराबर। इवन मैं मैथ में मैं बहुत अच्छा हुआ करता था। ओके। आई वाज टॉपर इन मैथमेटिक्स। Very But good. when I was applying for my BSc, so I applied for physics honors as well as chemistry honors. At that time, I got the chemistry honors in Hansraj College. So I started there. At that time I was not having any choice that कि मैं chemistry में ही जाऊँगा, ऐसा कोई मेरा फिक्स नहीं था। बट जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और मैंने अच्छा स्कोर किया, मुझे समझ में भी आने लगा। हंसराज कॉलेज में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। वेरी गुड। मैं क्लास में 2nd या 3rd ही रहा हूँगा उस टाइम पे। उसके बाद में जब एमएससी किया तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। मतलब आज आप टॉपर स्टूडेंट्स में आते हाँ, तो मुझे समझ में आने लगे कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है। तो फिर रिसर्च में आया तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट। तो वहाँ से वैसे आपका केमिस्ट्री शुरू हुआ, बट ये आपके तरफ से प्री डिसाइडेड नहीं था। मैं फिजिक्स में भी जाता तो शायद मैं फिजिक्स कर रहा होता, तो प्री डिसाइडेड था। तो ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री मिल गया, आई अप्लाइड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। केमिस्ट्री मिला तो फिर मैं केमिस्ट्री में ही चल पड़ा। सर, ये पीएचडी जो है, जैसे आपने बताया कि ये इससे हम लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली भले ही ना हो बट इनडायरेक्टली हर कोई करता है, चाहे फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे बायोलॉजी। क्योंकि मेन पर्पस क्या है, साइंस का भी मेन पर्पस है कि हमारी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए। चाहे कोई भी साइंस हो, हर साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी की साइंस हो, चाहे फिजिक्स की साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री की साइंस हो, हर साइंस का पर्पस एक ही है कि ह्यूमन लाइफ को और इम्प्रूव किया जाए। और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम डिसीजेज, एक एज ए केमिस्ट या एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट, डिसीज़ के अगेंस्ट हम मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं।
या कोई फिजिक्स से होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाएगा। जैसे अब आंखों के लिए जितने भी जो इक्विपमेंट्स है, लेज़र लाइट है, ये सब फिजिसिस्ट ने किए हैं, यस। ये सब फिजिक्स की देन है। ऐसे ही बायोलॉजी की भी देन है। तो हर साइंस का मेन पर्पस यही है। इंडिया में सर पीएचडी का इम्पोर्टेंस और स्कोप कितना है? इंडिया में क्वांटिटी तो बहुत है बट क्वालिटी थोड़ी कम है। एज कंपेयर अगर किया जाए यूरोपियन या डेवलप्ड कंट्री है, अब वहाँ पे से भी तो पीएचडी काफ़ी निकलती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी वहाँ क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी है। इंडिया में मैं कहूँगा कि क्वांटिटी तो बहुत है बट क्वालिटी कम है। कम और है। इसमें मैं इंडिविजुअल्स का मैं उसमें नहीं मानता दोष, क्योंकि एक सिस्टम होता है और हम जो भी एडमिशन लेता है पीएचडी में वो भी उस जी। सिस्टम का पार्ट बन जाता है। जी। वो कुछ अलग नहीं कर सकता, वो कुछ नया नहीं कर सकता। आइडिया उसके पास हो सकता है बट कहीं ना कहीं से सिस्टम का सपोर्ट उसको भी चाहिए होगा, अदरवाइज वो भी उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। बेस्ट से बेस्ट रिसर्चर भी आ जाएगा तब भी एक सिस्टम जो है एक लिमिटेशन वो फील करेगा। तो ये जो एक सिस्टम का बाउंड्री फील करेगा, एक सिस्टम और का उस जो बाउंड्री को की वजह से वो अपना कैलिबर जो भी उसके अंदर पोटेंशियल होगा वो पूरा वो उसको नहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस सिस्टम का जो लिमिटेशंस हैं ये किसके कारण है? और मैं यहाँ पर क्या इसमें गवर्नमेंट भी है? और गवर्नमेंट अगर है इन्वॉल्व तो आप गवर्नमेंट अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि कहाँ तक गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बातें मैं एक तो इंडियंस के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा कम है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि क्यूरियोसिटी कम है। हम साइंस को एज ए यूज़र तो लेते हैं कि हम सारे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। हम एमआरआई कराने जाते हैं, हम एमआरआई करा के आ जाते हैं। हम सीटी स्कैन कराने जाते हैं, हम सीटी स्कैन करा के आ जाते हैं। इवन पढ़े लिखे लोग भी जो है वो जाते हैं और इक्विपमेंट का यूज़ होता है और वो आ जाते हैं। दे नेवर इंक्वायर कि वो है क्या, व्हाट टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। या टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में भी हाँ, बहुत सारे मोबाइल बहुत फोन चीज़ें हम यूज़ कंप्यूटर कर रहे हैं। यूज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप ही नहीं है कि वो चीज़ें हमने ये मान काम रखा है कैसे करते हैं? कि ये सब बनाने का काम तो अमेरिका और यूरोप का है और हमारा काम है उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। वी आर कंज्यूमर। हम टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो इसमें मैं रीज़न मानता हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे यहाँ पर कम है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो है स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकलकेट किया जाए, बच्चों को उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो क्वेश्चंस पूछे, हर चीज़ के पीछे वो वाई लगाए कि ऐसा क्यों है, क्यों जब तक नहीं पूछेगा बच्चा। और हमारे कंट्री में स्कूल लेवल पे क्यों को दबाया जाता है जो कि एक गलत चीज़ है। टीचर भी कई बार अवॉइड करने की कोशिश करता, हो सकता है टीचर को भी फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़े उस क्यों का आंसर करने के लिए, कई टीचर्स को भी नहीं पता होता। तो स्कूल लेवल पे अगर क्यूरियोसिटी डेवलप की जाएगी तो ये एक सॉल्यूशन है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो मेरे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की। इवन अभी हमारे यहाँ पर एक नया पेपर स्टार्ट हुआ है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसका नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी। अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ रिसर्च, हाउ टू डू रिसर्च, और रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एवरीथिंग अबाउट रिसर्च वी आर टीचिंग इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जब मैं था मुझे एमएससी तक भी रिसर्च के बारे में नहीं पता था। उस टाइम पे ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं था। इट्स अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर इज वन पेपर इंट्रोड्यूस इन द अंडर ग्रेजुएट लेवल दैट इज कॉल्ड रिसर्च मैथडोलॉजी। मतलब 12th लेवल पे कर सकते हैं ये नहीं, अब 12th पास है, ये 3rd ईयर या 4th ईयर में ये पेपर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। okay. जब बच्चा रेडी हो सकता है रिसर्च करने के लिए। करेक्ट। रिसर्च अंडर ग्रेजुएट के बाद ही हो सकता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम करा रहे हैं, अभी 4th ईयर स्टार्ट हुआ है हमारा। तो वो जैसे माइंडसेट की आप बात कर रहे थे कि स्कूल लेवल से ही वो बनाना चाहिए। यस। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी कैसे आएगी, या कुछ सिलेबस हो या कुछ वैसी ट्रेनिंग हो? इसमें मैं थोड़ा सा हटके एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जी। कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का भी, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, हम भी थोड़ा सा यहाँ पर लिमिटेशन हमारे भी यही है। हमारे जो कल्चर में कई चीज़ें हम ऐसे हैं कि हम एज ए सोसाइटी भी हम क्वेश्चन नहीं करते। हम कहते हैं कि हम मान लो कोई भी चीज़ है, हाँ ये मान लो। तो जब हम मानना जानते हैं ना तो हम जानना नहीं जानते। अब अगर हम हमारे बचपन से हमें जो एक तरीके से ट्रेनिंग मिलती है ना सोसाइटी से ही, पेरेंट्स से ही,
वो हर चीज़ मान लो, क्वेश्चन का जो है ना स्कोप वहीं ख़त्म हो जाता है। जब क्वेश्चन पूछने का स्कोप ख़त्म हो जाता है तो फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो पाता। तो एज ए सोसाइटी भी हमें, आप जो बच्चे हैं यूरोप के या जो वहाँ पे स्कूलिंग होती है वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, बच्चा हर चीज़ के पीछे की टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के पीछे का रीज़निंग जाने, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसको वो लैक है। तो एक तो स्कूल लेवल पे टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए एज ए सोसाइटी गवर्नमेंट को भी कुछ एडवर्टाइजमेंट या प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी में भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आए। जैसे हमारे इंडिया में पहले किसी को दाने हो जाते थे तो माता आई है, हाँ जी, बेसिकली इट्स हाँ जी, वायरस, इट वाज yes. वायरस। वो वायरस है, वो वायरस एक्ट कर रहा है बॉडी में। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट लैक कर रहा है और ये आज भी कर रहा है, ये एज ए होल सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में लैक कर रहा है। आज भी आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग उसको प्रॉब्लम को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी सुपर नेचुरल चीज़ से या किसी और चीज़ से, जबकि इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीज़, एनी मेंटल डिसीज़ और फिजिकल डिसीज़। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट नॉट जस्ट अबाउट डिसीजेज और कोई प्रॉब्लम, और भी हर चीज़ में ही साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वहाँ मुझे लैक लगता है। एक सीधा एग्जांपल देख लो, अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस बोलता है, किस जी। बेस पे बोलता है? दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज आज पूरी दुनिया उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी ज़्यादातर रिसर्च, यस, ठीक है। इवन रिसर्च में भी सबसे आगे अमेरिका ही है। डिफेंस में भी, ये जो डिफेंस में हम कहते हैं तो मिसाइलें हैं या जो भी है, कुछ वो भी, सब वो पार्ट ऑफ रिसर्च, साइंटिस्टों ने बनाया पार्ट है। ऑफ साइंटिस्ट। और अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हर कंट्री का जो साइंटिफिक जो है क्रीम है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। करेक्ट। हर इंडिया से ट्रेन हुआ वो अमेरिका जा रहा है, चाइना में ट्रेन हुआ अमेरिका जा रहा है, कोरिया में ट्रेन हुआ वो अमेरिका जा रहा है। तो जब सब अमेरिका की तरफ जाएंगे, और अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वहाँ पर हर कोई आके फिर वो ग्रो भी करता है। अच्छे ब्रेन्स को, वो रिसर्च ब्रेन्स को वो खींचता है। अपने यहाँ लेकर वो के वो चला भी अभी जाता नहीं, है। वो अमेरिका ने आइंस्टाइन को भी खींच लिया था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आइंस्टाइन एक, क्योंकि जू था तो उसको जान से मारने की धमकियां आती थी, तो आइंस्टाइन भी अमेरिका चला गया था। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट थे, वो सब अमेरिका गए और अमेरिका ने उनको यूज़ किया, और अमेरिका ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी और आज वो अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, अगर ये कंट्री में ये डेवलप नहीं होगा तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं होगी। आज के टाइम पे इंडिया भी कोशिश कर रहा है सेमीकंडक्टर बनाने की, सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर भी स्टार्ट होने वाला है। दूसरा क्वांटम कंप्यूटर, चाइना क्वांटम कंप्यूटर में काफ़ी आगे है, इंडिया भी पीछे है बट कोशिश कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो ये सब आने वाले टाइम की रिक्वायरमेंट है। सेमीकंडक्टर अभी पूरे दुनिया सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पे डिपेंडेंट है। करेक्ट। तो आने वाले टाइम की डिमांड है सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये जो चीज़ें इंडिया सोच रहा है, बट अभी भी बाकी ये सब चीजें थोड़ा पीछे, बिना रिसर्च के हो नहीं हाँ, सकता है। वही। तो अगर किसी अब मान लो हम एज ए कंट्री हम डेवलप कैसे करेंगे? अगर हमारे पास बाकी कंट्रीज़ के पास, जितने भी वर्ल्ड में सुपर पावर्स है, अगर उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है और इंडिया के पास ना हो तो फिर कैसे कम्पीट करेंगे? बिल्कुल, वो 2 मिनट में हैक हो जाएंगे हमारे सारे सिस्टम, हमारे सारे सिस्टम हैक कर लेंगे वो। तो क्वांटम कंप्यूटर इंडिया को भी बनाना पड़ेगा अगर इंडिया का डाटा सिक्योर करना है, और ऐसे ही सेमीकंडक्टर इंडिया को बनाना पड़ेगा अगर ताइवान पे या बाकी दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं है। तो R&D तो समझ लो आज के टाइम पे हर कंट्री का बेस है। अगर ग्रो करना है तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के को इम्प्रूव करने के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, जैसे केमिस्ट्री लैबोरेटरीज है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है बट फंडिंग नहीं होती। और कुछ IITs में है, ISRs में है, IISc बैंगलोर में है, वहाँ पर फंडिंग की एज पर इतनी बहुत नंबर्स ऑफ लिमिटेड IIT कितने हैं सर? 10, अगर 20, बात किया जाए 15-20 इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पर अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम है, कॉलेजेस लेवल पे तो है ही नहीं। और आप कहीं भी चले जाइए, कॉलेजेस तो हर जगह है, BSc तो हर जगह हो रही है, MSc हर जगह हो रही है, PhD भी हो रही है, बट वहाँ पे जाके आप इंस्ट्रूमेंट पता करोगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए तो क्वांटिटी तो है, हाँ, क्वालिटी नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो है हर यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी लैबोरेटरीज है वहाँ पे
इक्विपमेंट खरीदने के सर क्या इक्विपमेंट सिर्फ लाने से लगता है कि बेटरमेंट हो सकता है? नहीं, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है ट्रेनिंग। हमारे यहाँ का जो पीएचडी है या उनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी वेल ट्रेंड नहीं है उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, या उनके पास बाहर जाकर जो है जो ट्रेनिंग लेकर आनी चाहिए वो ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। इसका तो वे क्या हो सकता है, बेस्ट वे इस ट्रेनिंग को? इसका program- बेस्ट वे हो सकता है कि टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, पीएचडी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, और ऐसे होते भी हैं बट बहुत लिमिटेड है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट करे तब। when I was doing PhD from my lab also, some students went to Denmark, some students went to Germany, Canada, but I think it's about Delhi University. There are thousands of universities in the rural areas also. They do not get that much of student Fine. exchange programs. Okay. So even गवर्नमेंट जो लॉन्च भी करती है ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, जो पीएचडी स्कॉलर्स तक भी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर जो है वो लॉन्च तो हुए हैं बट वहाँ से कोई फ़ायदा ले नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की कुछ एक कॉमन वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए जिस पे सारे प्रोग्राम्स, जितने भी टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, वहाँ पर रिपोर्ट हो और वहाँ से एप्लीकेशन जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम अगर होंगे, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम बाहर जाके, तो वहाँ की नॉलेज लेकर आएंगे, वहाँ का इंस्ट्रूमेंटेशन हम सीख के आएंगे, तब हम यहाँ पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। हमने कुछ काम यहाँ पे किया, कुछ काम हम जर्मनी में करें। बाहर के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, जो किसी भी टॉपिक पे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन हो। तो ये सब जो है दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड पीएचडीज, एंड सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटेशन. For instrumentation, government has to take initiative, government has to increase the fund, and budget allocation should be there so that instrumentation can be increased at the college level also. वहाँ का अंडर ग्रेजुएट बच्चा भी बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना जानता है, लेकिन इंडिया में कॉलेजेस लेवल पे हमें पता है हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास नहीं होते। जब फैकल्टी के पास ही नहीं होगा तो वो आगे बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? करेक्ट। तो सर ये पीएचडी जो है, पीएचडी के बाद भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करना पड़ता है, और रिसर्च मतलब रिसर्च को बेटर करने के लिए कुछ ऐसे और भी कोर्सेज होते हैं क्या? पीएचडी एक ट्रेनिंग है, और पीएचडी कोई एंड नहीं है, पीएचडी तो शुरुआत है। ओके। पीएचडी में आप रिसर्च करते कैसे हैं ये एक सीखते हैं, और आप किसी एक टॉपिक पे, 2 टॉपिक पे, 3 टॉपिक पे रिसर्च करते भी हैं। तो रिसर्च में जैसे लिटरेचर सीखते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, फिर आप मेथड बनाते हैं अपना, आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम पे काम करने के लिए एक मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं। ये सब चीज़ें पीएचडी इज अ ट्रेनिंग। रिसर्च तो कभी एंड नहीं होती। अगर कोई क्यूरियस माइंड है, इफ़ समवन इज क्यूरियस टू डू रिसर्च, तो वो लाइफ टाइम तक रिसर्च करता है। तो मोस्टली जो रिसर्च के बाद करते हैं वो पोस्ट डॉक करते हैं, या वो कोई गवर्नमेंट की फेलोशिप्स आती है जिसको अलग अलग बहुत सारी गवर्नमेंट जो है फंडिंग देती है, जिसमें उसमें स्कॉलरशिप मिलती है और आप किसी एक लैब को ज्वाइन करके वहाँ पर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इस तरीके से कि यू विल गेट द स्कॉलरशिप, यू हैव टू ज्वाइन वन लैब एंड यू कैन कंटिन्यू योर रिसर्च ओवर देयर. You can call it postdoc, or sometimes it is called project or something else. But in foreign, we call it postdoc. Indian students after PhD they go for postdoc. Mostly physics, chemistry, biology, and all these research students mostly जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे PhD करते हैं वो सब जाते हैं और वो बाहर रिसर्च करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल पोस्ट डॉक कहते हैं। पोस्ट डॉक यहाँ पे क्या कैसा स्कोप? इंडिया में भी पोस्ट डॉक का स्कोप है। फेलोशिप का अमाउंट थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए बच्चे ट्रेनिंग प्लस फेलोशिप, क्योंकि पैसा भी कमाना है, तो क्योंकि बाहर फेलोशिप का अमाउंट भी ज़्यादा होता है और ट्रेनिंग भी बेटर है, रिसर्च थोड़ी और बेटर है, तो इसलिए बाहर ज़्यादा जाते हैं। और इंडिया में भी स्कोप है, इंडिया में भी फेलोशिप्स इसके लिए आती है। गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की फेलोशिप्स निकालती है और उन स्कॉलरशिप को हम अप्लाई करके इंडिया में भी पोस्ट डॉक करते हैं। सर आज के स्टूडेंट्स जो आप अभी पढ़ा रहे हैं और आप जब स्टूडेंट थे उस टाइम और आज के स्टूडेंट में क्या फ़र्क है? कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है स्टूडेंट्स में, जो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। जिस जेनजी है जिनको हम अभी पढ़ा रहे हैं जी, जेनजी रिबेलियस होते हैं, जेनजी बहुत अवेयर है,
और जेनजी थोड़ा आलसी भी हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, हमारे टाइम पे हमने फ़ोन देखा था, हमारे टाइम पे फ़ोन आया था, टेलीफोन आया था, फिर मोबाइल फ़ोन आया। इनके टाइम पे इंटरनेट ने बहुत बूम किया जियो की वजह से, और जो भी है। जैसे मुझे पढ़ाते हुए 11 साल हो गए हैं इस कॉलेज में जी। तो मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि बच्चे पहले ज़्यादा डिसिप्लिन थे, थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, बट अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का एक्सपोजर होने से एक सबकी पर्सनल लाइफ भी जो है एक्सपोज हुई है। तो इनको सोशल पता है मीडिया और कि इंटरनेट। प्रोफेसर्स भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो आजकल बच्चे आर्ग्यूमेंट भी बहुत करते हैं टीचर से, दे कम एंड कई बार तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो है क्लास के अंदर फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। तो डिसिप्लिन जो है काफ़ी, मैं मानता हूँ कि डिस्टर्ब हुआ है ओवर द पीरियड। और रिस्पेक्ट तो मैं एज़ सच नहीं कहूँगा कि रिस्पेक्ट कम हुई है, बट हाँ, ये है कि अ, बच्चे इस चीज़ से नहीं डरते कि पास में टीचर है, कुछ गेस्चर्स हुए या जो बच्चे आपस में बोलचाल में जो शब्द यूज़ करते हैं, वो उसको आजकल टीचर थोड़ी पास में भी खड़ा है, थोड़ी दूरी पे है, तब भी वो कर रहे हैं। तो ओपनली थोड़े वो ओपन बोल हो गए जाते हैं। हैं। और ये सारा सोशल मीडिया का और टीवी का इफ़ेक्ट है। टीवी पे आजकल गाली-गलौज जो है नॉर्मल हो गया है। तो चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वजह से और टीवी की वजह से इतनी नॉर्मलाइज़ की जा रही है। सर आजकल जो बच्चे इनडिसिप्लिन को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, डिसिप्लिन नहीं को भी नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। वो एक चीज़ जो है गलत हो रही है समाज में। बच्चे रिसर्च की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर बोला नहीं, जाए ऐसा तो? नहीं है, बच्चे रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, और बच्चे हमेशा से, देखो, क्यूरियस माइंड हमेशा होते हैं। वो पहले भी थे और अब भी थे। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स एंड गवर्नमेंट कि वो उन क्यूरियस माइंड को कितना सिस्टम में ला पाते हैं। तो क्यूरियस माइंड हमेशा थे, चाहे वो हम एंशिएंट में लाए जाएँ तब भी, क्योंकि इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी तो रहती है कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सूरज चाँद क्या है, या जो भी है। धीरे-धीरे क्यूरियोसिटी अगर नहीं होती तो फिर तो दुनिया डेवलप ही नहीं होती। बट तो आज के टाइम पे भी बच्चे क्यूरियस है, इवन ज़्यादा ही है, क्यूरियस लेकिन है। कम है सर। मुझे जहाँ तक लगता है वो जो सोशल मीडिया आप बोल रहे हैं, मूवी, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, हाँ, इंटरनेट, वो तो है। ये बड़ी लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो हाँ, गए हैं। हाँ। और उनके आजकल जो रोल मॉडल आप कह लें या उनका गोल कह लें, हाँ, ये डेविएट हो जैसे गए हैं। पहले जो रोल मॉडल थे, जैसे पहले भी मुझे नहीं आइडिया, बट अभी का मैं बता दूँ, अभी ये जो बच्चे हैं इनके रोल मॉडल हैं कंटेंट क्रिएटर, इनके रोल मॉडल हैं पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस तो हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं, बट अभी कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स बच्चों को पसंद आने लगी है। जी। दूसरा कंटेंट क्रिएशन जैसे हो गया, या यूट्यूब में यूट्यूब उनको करना है, या इस तरीके से चीज़ें जो है ज़्यादा है। और फॉर्मल एजुकेशन की तरफ उनका रुझान कम है, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनकी इसकी तरफ रुझान कम है बच्चों का। कम हो गया। बच्चों को शॉर्ट टाइम में पैसा चाहिए, चाहे शॉर्ट वो टर्म प्रोफेशनल हाँ, एजुकेशन, या फिर जैसे स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए, या कंटेंट क्रिएशन से पैसा चाहिए। दे वांट क्विक मनी। एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और ये मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी एज ए सोसाइटी में जो कह रहा हूँ, कैपिटलिज्म धीरे धीरे जो बढ़ रहा है हमारे देश में, उससे क्या हो रहा है, बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि जीने का जो मेन पर्पस है वो पैसा है। और मुझे लगता है कि वो पहले नहीं था। इवन जब मैं भी एजुकेशन कर ले रहा था, तो मेन पर्पस सिर्फ पैसा नहीं था, एजुकेशन भी थी। बट आज के टाइम पे पैसा ही सबसे बड़ा हो गया है। कोई अगर दो लोग खड़े हैं, एक बहुत एजुकेटेड और एक पैसे वाला है, तो बच्चा जो है वो पैसे वाले की तरफ ही इंक्लाइंड होगा, एजुकेशन से इतना उसको वो नहीं है। तो ये एज ए सोसाइटी हम जो है धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ जो मूव कर रहे हैं, बच्चों के अंदर भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ वही, चाहे वो एथिकल हो या अनएथिकल हो, या शॉर्टकट है, लॉन्ग कट है, या उसमें तुम्हारा कुछ पर्सनल इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई ग्रोथ है या नहीं है, बट पैसा, जहाँ पैसा है वहीं वो मूव हो रहा है। बट बच्चों का जो रुझान है एजुकेशन नहीं है, पैसा है। शॉर्टकट पैसा, सबका रुझान पैसा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू हो या किसी की भी तरह, पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो कोर्सेज होते थे, जिसका मेन पर्पस ह्यूमैनिटी को इन्वॉल्व करना था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका रुझान कम हो रहा है। और जो कॉमर्स वाले जो कोर्सेज है, उसकी तरफ रुझान बच्चों का अच्छा ज़्यादा हो रहा है। सर। और साइंस की तरफ भी अगर आ रहे हैं बच्चे, तो वो इसी पर्पस से आ रहे हैं कि आगे चल के कोई ना कोई तरीके से पैसा कमाए। सर ये आजकल एआई और टेक्नोलॉजी
ये जो एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल है और हाँ, क्या देखते हैं आप? AI का तो बच्चे यूज़ करने लगे हैं, चैट GPT का। जी। और टीचर से ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे हैं। टीचर्स को भी अभी इतना, क्योंकि हम धीरे धीरे AI में आ रहे हैं, बट बच्चे जो है हमसे बहुत पहले से ही यूज़ करने लग चुके हैं AI को। अब AI का ड्रॉबैक ये है कि बच्चों ने, पहले जो बच्चे प्रैक्टिकल फाइल अपने आप बनाते थे या हम कोई टॉपिक देते थे उस पर कुछ लिखना, तो बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया है। बच्चे जो है फुल्ली डिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे चैट GPT पे और जेमिनी पे। और उन्होंने अपना जो कुछ भी टास्क जो हम उनको एज ए असाइनमेंट देते हैं या एज ए होमवर्क देते हैं, वो बस उस पर चैट GPT पे टाइप करते हैं और वो वहाँ से निकाल लेते हैं। अब हो सकता है वो हाथ से लिखे या एज इट इज़ प्रिंट आउट करके हमें दे दे। तो असाइनमेंट्स डिपेंड करता है टीचर कैसे एक्सेप्ट करता है, बट हमें ये पता होता है कि ज़्यादातर जो भी असाइनमेंट्स हो रहे हैं, जो भी होमवर्क्स हो रहे हैं, ये सब AI को यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। AI का यूज़ गलत नहीं कहूँगा, AI का यूज़ तो करना यहाँ ज़रूरी तो है। हो रहा है लेकिन हाँ, गलत, हाँ, इससे कैसे बचे? इसमें गलत हो रहा है। ये तो बचाया नहीं जा सकता, इसमें स्टूडेंट को ही ये देखना पड़ेगा। मतलब हम भी बच्चों को यही एनकरेज करेंगे कि AI का यूज़ स्मार्टर वे में करो। स्मार्टर वे में आप जब यूज़ करोगे तो AI आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जैसे रिसर्च है, अब बच्चों को नॉलेज नहीं होती, और किसी टॉपिक के लिए मैंने बच्चे को बोला चलो आप एब्स्ट्रैक्ट बना के लाओ या समरी बना के लाओ, तो वो भी AI से बना के लाया और मैंने 2 मिनट में पकड़ लिया कि ये AI का है। क्योंकि AI को रिसर्च नहीं पता, AI के पास वो डाटा है ही नहीं जिससे जो जो रिसर्च के लिए यूज़ होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, उनको नहीं पता होता। तो स्टूडेंट को ये देखना पड़ेगा कि AI का जो यूज़ है वो स्मार्टर वे में करना है। AI को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब तो AI एक टूल है और उस टूल को यूज़ करके ग्रो किया जा सकता है। स्टूडेंट को ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टीचर्स के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ऐसे टास्क दे जो AI का यूज़ तो करे बट फुल्ली AI से ना कर सके। ऐसा कोई टास्क बच्चों को दिया जाए, ऐसे असाइनमेंट्स दिए जाए कि वो AI से हेल्प तो ले सके बच्चा, बट फुल्ली AI से ही हो जाए। कॉन्सेप्ट तो AI जो है, इस तरीके का असाइनमेंट क्रिएट किया जाए कि AI उसे सॉल्व ना कर पाए पूरा, AI की हेल्प लेके करे बच्चा। तो सर ये जो टेक्नोलॉजी या स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, ये कैसे हमारे एजुकेशन को हेल्प कर रहा है? स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम। आई प्रीफर चॉक एंड बोर्ड, जो ट्रेडिशनल है वो मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन में भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, विजुअल कॉन्सेप्ट, विजुअल होते हैं। क्योंकि जैसे हमारे केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें मॉलिक्यूल लेवल पे, एटम्स के लेवल पे उनकी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, प्रोटॉन की मूवमेंट, मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहा है, हम बोर्ड पे 2D में वो नहीं समझा सकते। बट वही चीज़ अगर जब हम स्क्रीन पे दिखाते हैं या पावर पॉइंट पे दिखाते हैं, तो वो बच्चा उसको विजुलाइज कर पा रहा है, उसको इमेजिन कर पा रहा है, 2D में देख के 3D में इमेजिन कर पा रहा है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है काम की है। तो जब भी मुझे लगता है 3D की बात आती है, 3D विजुअलाइजेशन की बात आती है, तो वहाँ पर स्क्रीन का रोल आ जाता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। ऐसे फिजिक्स में भी होगा और ऐसी हर डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। बट जो टीचिंग है, प्रॉपर टीचिंग है, उसको रिप्लेस पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी कर सकती है। चॉक एंड बोर्ड का अपना एक अलग जो है मज़ा है उसका, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। वो भी एक अपनी एक पहचान रखता है। तो ट्रेडिशनल प्लस स्मार्ट क्लासेस, मैं चाहूँगा दोनों का एमलगम हो, दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया जो है टीचर टेक्निक बनाए और उस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाए। टीचिंग का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? एक तो अपडेट रहना, टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है अपडेट रहना। जैसे बुक्स में, कोई बुक्स है वो 10 साल पहले प्रिंट हुई है, कोई बुक है 20 साल पहले प्रिंट हुई है, और उस बुक को एज ए हम रेफरेंस लेके पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी जो चल रहा है, अगर हमें अपडेट नहीं है, उसी बुक से ही रिलेटेड जो अभी करंट सिनारियो क्या है, उस करंट रिसर्च क्या है, वो अपडेट होना एक तो बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। तो वो चैलेंजिंग है एक तो, कि टीचर अपडेट रहे, और टीचर अगर अपडेट रहेगा तो बच्चों को भी कुछ नई नॉलेज दे पाएगा। दूसरा, जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो टीचर को भी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। टीचर को भी अब समझना पड़ेगा AI है क्या, या ये जो नए नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है।
तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती रहती है, जैसे SPSS एक सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल का, ओरिजिन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम ग्राफ सीखते हैं, तो टीचर भी अपडेट होता रहता है। तो टीचर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम सीखते रहना भी है। इसलिए कहते हैं टीचर हमेशा एक लर्नर भी है। टीचर सीखता रहेगा तो वो अच्छी टीचिंग कर पाएगा, सीखते भी रहना है। तो यही एक सबसे बड़ा टास्क है टीचर का, कि टीचर लाइफ टाइम लर्नर भी है। अच्छे स्टूडेंट का डेफिनेशन क्या है मानते हैं आप? वो हर टीचर के लिए अलग अलग होगा। मेरे लिए है क्यूरियस माइंड। जो बच्चा अगर क्यूरियस है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट भी होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी है तो वो जानने की कोशिश करेगा किसी भी चीज़ को। जब वो जानने की कोशिश करेगा तो वो टीचर के पास भी आएगा और वो टीचर की रिस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि वो क्यूरियस माइंड है, उसको वैल्यू पता है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस जो है, मैं कहूँगा कंपनीज़ है। बहुत कंपनीज़ है जो कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को हायर करती है, और स्पेशली ड्रग एंड डिस्कवरी जो कंपनीज करती है। एक ऑप्शन है रिसर्च का। बेस्ट ऑप्शन तो रिसर्च ही है, क्योंकि रिसर्च से ही कुछ नया हम कर सकते हैं, कुछ नया हम देश को भी दे सकते हैं, समाज को भी दे सकते हैं। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट हो या फिजिक्स स्टूडेंट हो या बायोलॉजी स्टूडेंट हो, हर साइंस स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन रिसर्च है ऑलवेज। दोस्तों, आज के बातचीत में हमें जो सीखने को मिला कि स्टूडेंट्स को क्यूरियस होना चाहिए और कमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो जितना क्यूरियस होगा, रिसर्च की तरफ जाएगा, R&D करेगा, तो खुद भी आगे जाएगा और देश को भी आगे ले जाएगा। एक देश तभी डेवलप बन सकता है जब अगर वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स क्यूरियस हैं, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। सर, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, थैंक यू। अगर आपको भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।